नाज़रीन वेलकम बैक। 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ मोईद पीरज़ादा और सादिया अफजाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी हमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और PFUJ के एक से ज़्यादा दफ़ा रहने वाले सेक्रेटरी जनरल सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम मोईद और सादिया। साहब, कराची से हमारे साथ डॉक्टर दानिश साहब भी हैं, इस वक्त हमारे साथ इरशाद आरिफ साहब भी होंगे, हमारे साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं, सादिया अफजाल मेरे साथ बैठी हुई हैं। हम ब्रेक से पहले यही देख रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऊँट किस करबट बैठेगा, बिकॉज इरशाद आरिफ साहब का व्यू ये था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में और PMLQ के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एक तरफ रहेंगे। अब जबकि ऐसा फैसला हो चुका है कि PMLQ के परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे नॉमिनेट हो गए हैं, PMLQ हुकूमत के साथ खड़ी होगी, तो MQM क्या करेगी? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जितने भी इत्तेहादी हैं ना, अगर आप नोट करें तो उन सब के अंदर ग्रुपिंग्स नज़र आ रही हैं और ग्रुपिंग्स बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। यानी कहीं अगर 5 वोट हैं तो उनमें से 4 एक तरफ जा रहा है, एक तरफ एक जा रहा है। तो हमें बाप हो, इवन PMLQ के बारे में यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि MQM के हवाले से भी ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि MQM के जो MNAs हैं सारे, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो सब के सब एक ही जगह जाएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर इस पर बड़ी डिबेट हुई है और जाहिर है, और पार्टी के जो लोग इलेक्टेड नहीं हैं, रिप्रेजेंटेटिव MNAs MPs नहीं हैं, उनके जो दूसरे ओहदेदार हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी शदीद रिजर्वेशंस रही हैं। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो MQM की पीपल्स पार्टी से नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें 2-3 चीज़ें हुई थी जिसको पीपल्स पार्टी ने एग्री किया। लेकिन लोकल बॉडीज़ के हवाले से जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात होती है तो वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर तो मनवान अमल दरामद करना ही है। दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी मैक्सिमम क्या कर सकती है, 4-5 वजारत दे देगी उसमें उसको MQM को। आगे के लिए क्या होगा, आगे के लिए मरदमशुमारी ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है। MQM की ज़्यादातर डिमांड फेडरल गवर्नमेंट्स ने जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशंस के मरहले पे हैं, यानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला है, वो एग्जीक्यूशन के मसले। तो एक डिवाइडेड ओपिनियन था विद इन MQM कि जी हमें जो है वो पीपल्स पार्टी कोई 18 से 19 पॉइंट से जिसको एग्री कर लिया था पीपल्स पार्टी ने उसमें, और उन्होंने कहा था कि वो गवर्नर भी MQM का होगा और बाकी जो सूरत हाल है उसमें भी आगे चलकर भी इसी तरीके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से भी थे कि MQM चूँकि पिछली लोकल गवर्नमेंट MQM की थी, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM का, कराची और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो MQM का होगा। लेकिन अब अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें, क्योंकि बड़ी उनको आम तौर पे हमने ट्रेडिशनली देखा है कि MQM को वफाक में जो वजारतें मिली हैं वो खुश नहीं थे। यानी फ़र्रुख नसीम साहब आजकल बहुत MQM के उसमें बैठ रहे हैं, लेकिन फ़र्रुख नसीम को MQM ने कभी भी अपना वज़ीर तस्लीम नहीं किया। उन्होंने वो इमरान खान साहब के वज़ीर को तस्लीम किया था। MQM आज भी अगर आप पूछें तो वो कहते हैं कि हमारा एक ही वज़ीर था। अब क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री मांगी थी। अब फाइनली दो बड़े चीज़ें कंसीड की हैं प्राइम मिनिस्टर ने। एक ये कि पंजाब में अगर आपको याद हो कि इमरान खान कहते रहे हैं कि मैं और उस बुज़दार साथ जाएंगे, लेकिन अब उस्मान बुज़दार की कुर्बानी उन्हें देनी पड़ रही है। इसी तरीके से अब जाके वो पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री पर तैयार हो रहे हैं कि वो MQM को दे देंगे। तो लास्ट मिनट डिसीजंस अगर हो भी जाए, हमने जितने भी इस वक्त इत्तेहादी फैसले कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें रिफ्ट ज़रूर नज़र आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वैसे सादिया, मुझे जो मज़हर अब्बास साहब चूँकि बहुत ही ज़्यादा समझते हैं MQM और कराची के डायनामिक्स को, मुझे इनकी बात से समझ आई है कि अल्टीमेटली जो ज़्यादा इंटरेस्ट है MQM के वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी सादिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अगर उनसे बात पूछें। जी, मैं नियाज़ी साहब बिल्कुल इस पर अगर जवाब देना चाह रहे हैं तो जवाब MQM के हवाले से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर वो कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी ज़रा ऐड कर लीजिए इसमें
कि हम ऑब्वियसली किसके नंबर ज़्यादा हैं, हर कोई लगा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं उनकी कुर्सी बच जाए, ऑपोजिशन चाहती है कि जिनको घर भेज दिया जाए, वो कहते हैं इत्तेहादी नहीं भी होंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अरसे से, कल भी मैं आपसे और सबसे ट्रांसमिशन में यही बात करती रही कि क्या कहीं पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं कि ये जो थोड़े अरसे के बाद ये सिलसिला है कि जब जिसका दिल चाहेगा किसी भी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने से पहले घर भेजने का, चाहे वो माजी में इमरान खान साहब हों या आज जिस तरीके से हो रहा है, गो के तरीके अदम एतमाद आना जमहूरी चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से हो रही है वो सभी जानते हैं, जैसे इत्तेहादियों को इधर से उधर और लालचें, वजारतें और तमाम कुछ जो है वो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये आगे बढ़ बढ़ के जो मुल्क को मईशत को नुकसान पहुंचा रही है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती जा रही है, क्या कहीं आइंदा एक दहाई के लिए, 2 दहाइयों के लिए इसका सिलसिला बंद हो सकता है कि आप मईशत को तो मुस्तहकम करें? नियाज़ी साहब देखिए जी, जो बात सादिया आप कह रही हैं, फरमा रही हैं, ये सिलसिला जो है पाकिस्तान के अंदर तो ये एक जिसको कहने जहर की तरह पाकिस्तान की सियासी जिस्म के अंदर शरायत किया हुआ है। ये सिलसिला तो बहुत पुराना सिलसिला है और हम तारीख को पीटने की बजाय देखने के कौन सी हुकूमत आई है जिसके बारे में ये कहा नहीं गया कि टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। नवाज शरीफ साहब के वक्त में जब 2014 में सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो रियासत में मैं तो पूछ था गया हूँ कि रियासत में वो कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी 2014 में, जब अप्रैल के अंदर कराची से लेके और चित्राल तक हर जगह पे होर्डिंग लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। देखिए ये जो खेल है पाकिस्तान में, ये एंड ऑफ द डे चंद लोगों को फायदा जरूर पहुंचाता है, लेकिन पाकिस्तान का इसने क्या हाल कर लिया है, यकीन है मुझे तरस आता है इस मुल्क ने हमारा कसूर क्या किया है कि हम इस मुल्क के साथ ये सलूक कर रहे हैं। मेरी जाती राय पूछे, मैं यकीन जानो मेरे दिल से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह करे ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो, बावजूद है कि इमरान खान साहब के लिए मेरे दिल में एक आधा फीसद भी हमदर्दी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। नवाज शरीफ जेल में थे और मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, नवाज शरीफ जेल में थे और मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ लाहौर के अंदर, तो मैंने उनको ये बात, बहुत सारे बंदे बैठे थे, 35-40 बंदे बैठे थे उनकी पार्टी के थे, और उसके बाद मुलाकातें बंद हो गई थी। उस मुलाकात के बाद तो मैंने और मियाँ साहब ने के साथ वहाँ बात की, मैंने कहा मियाँ साहब मेरी एक बात सुन लें, जहां आप जिस जगह बैठे हैं 2 साल बाद इमरान पे यही वक्त आने वाला है। मेरे से ज्यादा इमरान खान साहब के ऊपर आपके ग्रजेस नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे मुतमाना गुजारिश करता हूं कि जब उनको इमरान खान पे वक्त आए तो आपने इमरान खान वाला रोल अदा नहीं करना जो आज वो कर रहे हैं। ये जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा इस मुल्क में ये सारी चीजें सिर्फ हमारी जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी कोख से जन्म लेती हैं। पाकिस्तान तोड़वा चुके हैं हम, बर्बाद करवा चुके हैं हम, गवर्नेंस फेलियर जो आज हुआ है, इमरान कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कभी इस इमरान को जो पिछले 3.5 साल में जो कुछ हुआ है, आपने फॉल गाय जरूर बनाया हुआ है कि सारी मलबा इमरान पे डाल दें, लेकिन ये क्यों होता है? क्या हिंदुस्तान में मोदी इलेक्शन के बाद होता है कि टाइम पूरा करेगा नहीं पूरा करेगा? नवाज शरीफ इलेक्ट होते हैं, टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा? जुनेजो आता है जी, टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा? आप शुरू हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन से, आपका मतलब ये कैसे किसको खत्म करें? निजाम अगला कौन सा होगा? आपका एक पूरा एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर आप ये कहते हैं अगला निजाम सदारती होगा या पार्लिमानी होगा। आपको हैफ नहीं आता, या आप लोगों के पास बदनीति का इतना बार मौजूद है कि आपको कोई ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान पे क्या बीतेगी, या आपके अंदर जहालत इस दर्जे की है कि आपको समझ ही नहीं है कि ये जुल्फकार भुट्टो साहब जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे गए हैं, जिसके ऊपर सिवाय 2-3 बंदे के हर बंदे ने मोहर तस्दीक सब्त की, ये बनाना मुमकिन नहीं है। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, पाकिस्तान टूट गया। हम इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं। आप बड़ी मुफस्सल आपने बात की, अगर इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं। हाँ इरशाद, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हमारे साथ रहिए।
इरशाद आरिफ साहब, ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने खड़ा होता चला जा रहा है वो ये है कि इमरान खान का मुस्तकबिल शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो ये कि यहाँ तो कोई भी सिविलियन हुकूमत जो है वो आती है तो ये सवाल पैदा हो जाता है कि भाई अपनी मुद्दत जो है कंप्लीट भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और जो डिसीजंस करने होते हैं हर हुकूमत को ज़ाहिर है आके मुश्किल फैसले भी करने हैं, उनको ताल्लुक मईशत से भी है, फॉरेन पॉलिसी के साथ भी है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी हैं, तो वो तो हुकूमत जो है उसके तो कदम यहाँ पे ठहरते ही नहीं है। इरशाद आरिफ साहब, क्या करना होगा इन सियासी जमातों को ताकि कोई ऐसा इनका कोड ऑफ एथिक्स हो जाए, कोई इनके दरमियान में कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 हो जाए, क्या हो जिसके बाद यहाँ हुकूमत चल सके? डॉक्टर साहब, इसमें कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट भी होगी और वो हल्के होंगे जिनकी तरफ न्याज साहब इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सियासतदान ख़ुद इस काबिल नहीं हैं, मासूम बच्चे हैं या अकल से पैदल हैं कि ये इतने तजर्बात के बावजूद ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें भी किसी उसूल पर, किसी अखलाकी फ़ैसले पर बरकरार रहते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा सियासी फ़ायदा क्या है या मेरे मुखालिफ का सियासी नुकसान क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि मेरा फ़ायदा और मुखालिफ का फ़ायदा अगर मिल जाएं और मुखालिफ के नुकसान को भी मैं अपना नुकसान समझूं तो इस तरीके से जमहूरियत मजबूत होगी, सिस्टम मजबूत होगा। पार्लियामेंट अगर एक पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी तो दूसरी भी पूरा करेगी, एक हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करेगी तो अगली बारी आने वाले की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये समझने के लिए तैयार नहीं है, वो मुझे तो याद आता है जब कैहान इंटरनेशनल को ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी मैं जब इनको इशारा करूँगा ये दुम हिलाते आ जाएंगे। ये इतना अरसा गुजर गया उस बात को, 40-45 साल गुजर गए, लेकिन होता यही नहीं है। तो इसलिए ये तय करना किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है कि ये मिल बैठ के तय करें कि जनाब आज के बाद जो हुआ हम माजी से शर्मिंदा हैं, आइंदा हम आइन के मुताबिक एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ मौजूद है और मुक़द्दस दस्तावेज़ है मैं समझता हूँ, उसके मुताबिक चलेंगे और दूसरे को सिर्फ इस बुनियाद पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें मेरा फ़ायदा मुज़मर है, बल्कि वो देखेंगे कि क्या मुल्क का फ़ायदा क्या है, जमहूरियत का फ़ायदा क्या है और सिस्टम का। और ये उस वक्त हो सकेगा जब ये सियासी पार्टियां वाकई सियासी पार्टियां इरशाद साहब कहने की इजाज़त दें। आप जो कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन तो यही है, होना यही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा नहीं हो रहा। आपने जिन लोगों के हवाले से कहा ये सारे सियासतदानों को इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए, कल तक वो जमातें जो असूल की बात कर रही थी और एग्जैक्टली ये जुमले बोल रही थी जो आप कह रहे हैं, वोट को इज्जत दो, PMLN हो गई, ये बाकी जमातें हो गई और मरियम बीबी, कल उनसे एक जगह पे सवाल भी हुआ, मैं कल भी इसका जिक्र कर रही थी कि आपके वालिद साहब कहते थे कि जी हमारा इलेक्शन चोरी किया बाजवा साहब ने, तो आज आप अपने मौकफ पे कायम हैं। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो ये जहां पे जिसके मफाद इकट्ठे होते हैं, जहां पे जिसके मफाद वाबस्ता होते हैं, वहां ये चीजें किसी को सूट नहीं करती। ये आइडियली तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है तमाम सियासतदानों को जब उनके फायदे में चीजें न जा रही हों। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ये उसूली से ज्यादा प्रैक्टिकल है मोहित साहब। ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये उसूली से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो हमारी प्रैक्टिस है, अगर वो इस तरह नहीं होगी और हम हमेशा ज़ाती और फौरी फ़ायदे को देखेंगे तो उसके नतीजे में कभी भी आज इमरान खान जिस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है, कल अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो साल 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद उनको भी इसी मुश्किल का सामना होगा। तो जब ये आपस में तय कर लेंगे तो सारे फ़ायदे में रहेंगे। जब भी कोई उसूली बात तय की जाती है, जब भी इत्तेफाक राय से कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसके बेनिफिशरी सारे होते हैं, कोई एक फ्रीक नहीं होता। लेकिन जब किसी आप उसूल पर नहीं चलते तो उसका नुकसान बारी बारी सबको उठाना पड़ता है। कल नवाज शरीफ साहब ने उठाया, आज इमरान खान उठा रहे हैं, कल शहबाज शरीफ उठा रहे हैं। डॉक्टर दानिश को जी डॉक्टर बिल्कुल सही, डॉक्टर दानिश को भी आने दीजिए। डॉक्टर दानिश, ये खेल कई दफ़ा खेला गया है, क्या आपको कुछ समझ आता है, को आपके जहन में कोई आइडिया आता है कि इस बदनसीब मुल्क में कभी कोई सियासी इस्तेहकाम आ भी सकता है जहाँ कोई हुकूमत जो है वो बैठ के हुकूमत कर सके? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1 साल के ही अरसे में पाकिस्तान से जुदा हो गए और फिर हमने जो है वो ये बाद दीगरे जिसमें लियाकत अली ख़ान को शहीद किया और फिर लाइन लग गई, ठीक है ना।
तो जबकि अगर इंडिया को देखें जो 100 साल से इस्टेब्लिश था, क्योंकि इंडिया तो पहले से भारत मौजूद था, लेकिन उसको नेहरू की सूरत में जो है वो 17 साल एक ऐसा लीडर मिला जो ऑलरेडी उस जगह से आ रहा था जो आपके अंग्रेज़ों की पार्टीशन के बाद भारत को आइन और जो आपका ये जो फेडरल जो वो था आपका जागीरदाराना निज़ाम सारा ख़त्म किया। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती तो वहाँ से शुरू हुई थी। अब जो बात आती है वो ये है कि जमहूरियत के असल दुश्मन खुद जमहूरी लोग हैं। सिर्फ आप इस्टेब्लिशमेंट को इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते, क्योंकि हम जाते हैं उनके पास, हम भी गए हैं उनके पास, उनका भी अगर कहीं रोल है तो हमारा भी रोल है। एक सिविलियन हुकूमत को गिराने के लिए हमने अप्रोच की है। कई दफ़ा जो अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ, सब इन चीज़ों को बहुत बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये चीज़ें होती रही हैं। अब आप एक ऐसे स्टेज पे, और मैं बताऊँ सियासत को आलूदा किया गया, माजरत के साथ शायद मेरी बात किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन माजी में सियासत को आलूदा किया। कहते हैं ना एक पानी बह रहा होता है, गंदा है, बहते रहे तो होता है 5 साल हुकूमत होती चलती रहती तो होता है 5 साल हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं करते हम किसी से। अच्छा, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें अदम एतमाद मौजूद है और अदम एतमाद लाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारी सियासत को पहले आलूदा किया गया और आज पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब या उनके लोगों ने सियासत को जितना, क्योंकि हम तो ये उम्मीद रख रहे थे माजी में कि जब इन दोनों 2 पार्टी सिस्टम था तो इमरान खान साहब इंडक हुए थे तो पाकिस्तान की आवाम ने भी, मीडिया ने भी, लोगों ने भी बड़ा वेलकम किया कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जो झूठ नहीं बोलेगा, जो गलत काम नहीं करेगा, जो क्या कहते हैं करप्शन को वो सपोर्ट नहीं करेगा, जो इस किस्म के गलत लोगों को, तो वो तो सारी की सारी, लेकिन वो उसमें मायूसी हुई और उसमें मायूसी हुई। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जरा सिर्फ ब्रेक से पहले मुझे मजहर अब्बास साहब को एक बार फिर लेने दीजिए। मजहर अब्बास साहब, आपके जहन में कोई वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान की सियासत के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की और इरशाद आरिफ और डॉक्टर दानिश ने भी। आप पाकिस्तान की 5 से 6 बड़ी सियासी जमातें उठा लें, मैं आपको एक एक करके बताता चलूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इन जमातों को किस तरह तोड़ा। तो जब तक आप इस रोल को ख़त्म नहीं करेंगे, देखिए जिसे हम न्यूट्रल एम्पायर कहते हैं, वो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन इज़ द एम्पायर। आप पीपल्स पार्टी उठा लें, पीपल्स पार्टी को कैसे तोड़ा गया, आप पीएमएलएन को कैसे बनाया गया, फिर पीएमएलएन को कैसे तोड़ा गया, एमक्यूएम को कैसे बनाया गया, फिर एमक्यूएम को कैसे तोड़ा गया। अब वही सिलसिला नीचे आप लेते चले जाएं, आपको पता चला जाएगा इलेक्शंस किस तरीके से। तो ये कहना कि जी ये कोई बच्चे हैं जो उनकी तरफ, एमक्यूएम इस वक्त इत्तेहादी है ना, ये वाली एमक्यूएम, आप जाएं और उनसे पूछें कि जब बीच में वो गवर्नमेंट से निकल रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था और किसने किया था और किस तरह किया गया था। आप दूसरी तरफ चले जाएं, आज बाप के जो खालिद मक्सी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा कि हाँ हमने उनके कहने पर बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म की। तो यहाँ केसेस खुल जाते हैं, यहाँ इंक्वायरीज खुल जाती हैं, अगर आप उस तरीके से ना चलें जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो जब तक इस चीज़ को वंस फॉर ऑल ख़त्म नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन मजबूत करें, बाय पार्टीजन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कहीं ये तासुर नहीं बनना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने बनाया एक अच्छे मकसद के लिए, लेकिन 2002 में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी पैट्रियट, पीएमएलक्यू, इमरान खान साहब जो आज जो है मुशर्रफ के खिलाफ बोलते हैं, वो अप्रैल 2001 में जाके पूरी सेंट्रल कमेटी ने उनके रेफरेंडम को सपोर्ट किया। 2002 में भी वो उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पीएमएलक्यू को सपोर्ट कर दिया, जिससे इमरान खान नाराज हो गए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत नाअहली है, बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं,
लेकिन ये इंटरफेरेंस जो है, जब तक ये इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। मज़हर साहब मैं सवाल कर सकता हूं? एक जुमला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब मैं मज़हर से सवाल कर सकता हूं? जो एस्टैब्लिशमेंट जो मुझे लाएगी आपको निकालेगी तो वो एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी अच्छी है मेरी नज़र में, लेकिन जो आपको लाएगी और मुझे निकालेगी वो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी है, वहां पे हम असूली हो जाते हैं। आपने ब्रेक पे जाना है, अंडरस्टैंड, बट मुझे एक खबर देनी दीजिए जो ज़राए से हम तक आ रही है कि तारिक बशीर चीमा साहब ऑब्वियसली एक तो उन्होंने ये ऐलान वाज़ेह किया है कि मैं पाकिस्तान तो छोड़ सकता हूँ लेकिन इमरान खान को कभी वोट नहीं दूंगा, और ये भी खबर चल रही है कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब में इस मामले में रिफ्ट है। तारिक बशीर चीमा साहब जो है चौधरी शुजात साहब के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हुकूमत के साथ हमने नहीं जाना, और जराए से खबर है कि शुजात साहब जो है ये आपके पास भी खबर है कि शुजात साहब की मर्जी के बगैर परवेज इलाही साहब ने फैसला किया है। आदमी जी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के पास भी और दानिश साहब के पास भी। जी बिल्कुल। अगर हम वक्फे के बाद मेरी बात हुई है बड़ी डिटेल से, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं बताऊंगा कि असल बात क्या है। तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, दीना साथी हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाज़रीन हमारे साथ हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो नई डेवलपमेंट्स हैं जिसकी तरफ सादिया अफजाल साहिबा ने जिक्र किया, जिसके ऊपर नियाज़ी साहब भी बात करना चाह रहे हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात के हवाले से। वक्फे से पहले सादिया अफजाल साहिबा ने जिक्र किया कि कैसे तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात साहब दोनों एक पेज के ऊपर हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में पता चल रहा है कि वो चौधरी शुजात साहब के साथ खड़े हैं, जिनका मौक़िफ़ यह है कि हमें अपोजिशन के साथ जाना चाहिए और इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसमें कुछ मज़ीद इतलात और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे थे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप हमें कुछ बताना चाह रहे थे इस हवाले से। मुझे सिर्फ यह है कि चूंकि मुझे पता चला था और चूंकि अब चीज़ें पब्लिक भी हो गई है तो इससे मैंने उसका जिक्र नहीं किया। मेरी वक्फे में तारिक बशीर चीमा साहब से बात भी हुई है और मैं जानता था, तो उनके लिए नामुमकिन चीज़ है कि वो इमरान खान साहब के साथ चलें, और ये रास्ते वो बड़े अरसे जुदा कर चुके थे। फिर एक फैसला पहले हो गया था कि इन्होंने वजह उसकी क्या है? ज़्यादा रुझान जो था अपोजिशन की तरफ था। उसकी वजह यह है कि उनका ख्याल है कि जितना तौहीन आमेज रवैया उनका रहा है, और हमेशा मुझे बताते रहते थे कि यार इतना मुश्किल है कि कई दफ़ा वो बड़ी हकारा से बड़ी इंसल्टिंग होते थे। ये लोग रवादारी की वजह में, जैसे कि इरशाद आरिफ साहब बता रहे हैं, एक ख़ास अजाई तरकीबी के लोग हैं। और ये फैसला जो है ये मुन्ना सिलाई साहब उस पर एडेमेंट थे। मुन्ना सिलाई साहब बड़े अरसे से, वो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जब उन्होंने वज़ीर आज़म के मौजूदगी में कहा कि जी हम आपके साथ डट के खड़े हैं, तब भी कामिल यागल साहब ने भी कहा था कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ये मुन्ना साहब ने कहा है, और सब ने उसकी नफी की थी। तो वो सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुझे डर है और अफसोस होगा क्योंकि इस फैमिली के अंदर एक इतफाक बहुत ज़्यादा था। इसमें एक शुजात साहब के बेटे हैं, मैंने हैं, एक वजाद साहब के बेटे हैं, एक तारिक बशीर चीमा साहब हैं। ये 4 हैं, ये मेरा ख्याल है अपोजिशन के साथ खड़े होंगे, और मुझे तकलीफ होगी कि अगर ये बात जो है इस फैमिली के अंदर एक दरार आ गई और टूट गई तो किसी सूरत में 4 बंदे जो हैं इमरान खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि 5 जो इनके एमएनएज हैं, पैदा होगा। मैं जरा आपकी बात सही समझ लूं, नियाज़ी साहब आप ये कह रहे हैं कि पीएमएलक्यू के जो 5 एमएनएज हैं उसमें से 3 जो हैं वो जाके अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। 4 और एक मुन्ना सिलाई साहब जो है ना, वो इमरान खान साहब जाना चाह रहे हैं या फैसला कर लिया। ये 5 में से एक, और 4 एक तरफ हुकूमत के साथ, और शुजात साहब बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे, क्योंकि पॉलिटिक्स में समझौते हो जाते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जरा मुझे डॉक्टर दानिश की भी कोई इत्तला थी? जी डॉक्टर दानिश, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे पास, देखिए, मैं अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा माफ़ी के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ मेरी एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी जिसमें परवेज तारिक चीमा साहब, अगर वो सुन रहे होंगे तो इसको ओपन करेंगे, मोना सिलाई साहब मौजूद थे, और चौधरी शुजात साहब बहुत नाराज़ थे इमरान खान से, और उनका ये कहना था,
कि में ये जो मोनस इलाही को इन्होंने 2 वजारत के लिए कहा था, 1 वजारत हमें दी है, 1 वजारत हमें नहीं दी। इसके ऊपर मैंने कहा क्यों नहीं दी सर आपको, तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं मोनस इलाही को नहीं दूंगा वजारत, आप किसी और को ले आएँ तो मैं उसको दे दूंगा। तो चौधरी शुजात ने कहा कि ये फैसला हमने करना है कि हमने किसको वज़ीर बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप फिर इतने इख्तलाफ हैं, और तारिक चीमा साहब भी आ गए, उन्होंने कहा कि बदतमीज़ी करते हैं, मिलते नहीं हैं, काम नहीं हो रहा है, नीचे लोग हमें गालियां दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उस ज़माने में परवेज़ इलाही साहब वो गए हुए थे उनकी तरफ, जो आज़ादी मार्च हो रही थी मौलाना फजल रहमान वाली, जहाँ पे वो एक कमेटी के मेंबर थे, वो नहीं थे। बल्कि उस टाइम पे खुद ये कहा था एक जगह पर आके कि वज़ीर आज़म मिलने का टाइम नहीं देते, तो लगता है उनको शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं है। यस यस सही, यस यस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते, तो फिर वही बात मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ये एक आखिरी बात बता दूं जो आपके लिए ब्रेकिंग हो सकती है, तो वो मैं बता दूं आखिरी। चलें, अगर आप पूरा नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि देखिए चौधरी शुजात है ना, और तारिक बशीर चीमा, वहाँ पे भी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही को माइनस करके उन्होंने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि हम मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करेंगे और हमारे साथ जो खड़ा होगा वो हम। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नियाज़ी साहब सही कह रहे हैं, मैं इसकी तायीद करता हूँ। और मेरे पास ये रिपोर्ट अभी आई है बहुत ही अहम ज़राए से कि चौधरी शुजात और तारिक चीमा अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें जाहिर है कि वो 4 अरकान उधर ही बिल्कुल सही है। इत्तला है, ये मैंने आपसे आगे बढ़ा। मुझे ठीक है, ये आपने जो कुछ कहा, एक एंकर पर्सन का जो जिंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, चूंकि वक्त मेरे कान में मुसलसल प्रोड्यूसर बोल रहा है और किसी और के कान में नहीं बोल रहा है, लेकिन जो कुछ आपने कहा वो लोगों ने सुन लिया। इरशाद अहमद साहब, मुझे थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही 2 धड़ों में तब्दील हो जाएं और अलग अलग फैसले कर लें, ये बात मुझे हजम हो नहीं रही। जहां परवेज़ इलाही फैसला कर लें, उनको पीटीआई की सपोर्ट हो, उनकी पार्टी के लोग चले नाराज़ ही सही है, वो उनको मना ना सकें, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आपको इस पर क्या आपका है इस्तदलाल? डॉक्टर साहब, ये बात हजम होनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने नादान हैं या इतने इक़्तिदार के ख्वाहिश में मुब्तला हैं कि वो अपने घर के बड़े को, ख़ानदान के बड़े को, आपको इल्म है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से 3 माह बड़े हैं उम्र में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से बड़े हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चौधरी शुजात हुसैन को बड़ा भाई समझा है, ख़ानदान का बड़ा बनाया है, और हमेशा जो भी फ़ैसले इस फैमिली में होते हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की मर्ज़ी से, मंशा से, खुशनुदी से होते हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर कल या परसों तारिक बशीर चीमा साहब भी दोबारा परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े होंगे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब शाहज़ैन बुगटी को कहें कि तुम वापस आ जाओ और वो वापस आ जाएं, और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब बाप के 2 अरकान को, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वो वापस ले आएँ। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं होगा। अगर इसके बरक्स होता है तो बहरहाल मेरे लिए बायस ताज्जुब होगा कि अगर चौधरी ख़ानदान में सिर्फ इस वजह से रिफ्ट होती है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला क्यों मिल रही है। कौन सा ऐसा उसूली इख्तलाफ है चौधरी शुजात हुसैन का परवेज़ इलाही से या इमरान ख़ान से, जो परवेज़ इलाही को नहीं है और चौधरी शुजात साहब को है? क्योंकि इशू जो था वो मोनस इलाही साहब की वज़ारत का था, और वो साहबजादे हैं परवेज़ इलाही साहब के। इमरान ख़ान ने कहा था कि चौधरी सालिक हुसैन दे दें वज़ारत के लिए, उनको उनकी मनपसंद वज़ारत दे दूंगा, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कहा कि नहीं, मोनस इलाही मेरा नुमाइंदा है, मोनस इलाही ही वज़ीर होगा, सालिक हुसैन कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। जब एक ख़ानदान में इस हद तक अंडरस्टैंडिंग है तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला बन रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब कहेंगे नहीं जी हमें तो उसकी वज़ारत लेनी चाहिए, हम तो ज़रदारी के साथ जा रहे हैं या नून लीग के साथ जा रहे हैं। हाँ, इरशाद साहब, ये ऑफर है, बन बड़ी आपकी बात मुझे समझ आती है, सब डिपेंड करेगा मरकज पे। अगर मरकज जीत गए तो मैं जी मैं चंद मिनट, मैं कब कह रहा हूं कि मैं ऑफर ही है, लेकिन मज़हर अब्बास साहब का कमेंट लीजिए इस पे। लेकिन एक चीज मज़हर अब्बास साहब,
मज़हर अब्बास साहब, ये ऑफर है, ऑफर उन्होंने कबूल भी कर ली है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जी 2-3 दिन में ही कोशिश है कि वो मना ले लोगों को और हलफ भी ले लिया जाए और नए वजीर आला जो हैं परवेज़ इलाही आ जाएं, ये वाकई हो जाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद ही कहीं पर कोई वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने या ना डालने का फैसला तो नहीं होगा काफ लीग की तरफ से? देखिए सादिया, ये जब अभी तक देखिए किसी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, यानी कम से कम इत्तेहादियों की तरफ से। अब एक मसला ये है कि तमाम इत्तेहादियों ने ये फैसला किया था, कम से कम PMLQ, MQM और बाप ने, कि वो एक साथ रहेंगे, एक ग्रुप के शक्ल में रहेंगे और फिर एक साथ ऐलान करेंगे जहाँ भी जाना है। तो उसमें तो दराड़ पड़ गई है कि बाप ने ऐलान कर दिया अपने सही, बिल्कुल PMLQ जाके मिलाई है और उस तरफ से भी इस तरीके के तारिक चीमा ने ऐलान कर दिया। अब MQM भी, तो वो जो एक पहले 12-15 MNAs का एक ग्रुप बन गया था, वो डिवाइड हो गया है। अब PMLQ की निस्बतन उसके लिहाज से कमज़ोर पोजीशन है, अनटिल अनलेस वो नाराज़ अरकान को ले आएँ, PMLN के कुछ लोगों को ले आएँ, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ देना है प्राइम मिनिस्टर को। यानी अगर वो प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं बचा सके तो फिर PMLQ कहाँ खड़ी होगी? तो पहले मरहले में तो प्राइम मिनिस्टर को बचाना है। तो अब क्या MQM, PMLQ सही ये सारे लोग एक साथ फैसला करेंगे तो इनके पास 10-12 वोट अगर नहीं होंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो एक डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही अगर सरवाइव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तो जरदारी साहब, एक मज़ाहिया सी, एक मज़क्का खेज सी सूरत हाल मेरे जहन में आ रही है। क्या ये मुमकिन है कि परवेज इलाही तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हो जाए? ये है टेक्निकली पॉसिबल? क्योंकि आपको ज्यादा पता है सियासत का मेरे से। आप कह रहे पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, कुछ भी हो सकता है। देखें मोहित, देखें कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये उसूली सियासत तो है नहीं, वसूली सियासत हो रही है। अब वसूली सियासत में अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन सब बढ़ा रहे हैं। आज भी मुलाकात अगर MQM के होगी तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन और बढ़ गई, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं बचा पाए ये सारे लोग, तो ये तो फिर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं परवेज इलाही, नहीं होते हैं वो होते हैं। और अगर हो भी गए, प्राइम मिनिस्टर बच भी गए और परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर भी हो गए, तो हर सूरत में ये पूरी गवर्नमेंट जो है ये साल भर ही चलेगी। उसके बाद तो आनी है इंटरिम गवर्नमेंट। तो एक साल की भर की कोशिशें हैं, उसके लिए इतनी सही कह रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ बड़ा। मज़हर साहब मेरे साथ हैं सादिया अफजाल साहिबा हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब हैं, डॉक्टर दानिश हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हैं। एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, मेरा तो दिल बैठता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ही मज़क्का खेज किस्म की एक ट्रेजिक कॉमेडी या कॉमिकल ट्रेजेडी की तरफ जो है वो तेज़ी से जा रही है। इसमें अब इमरान खान के मुस्तकबिल से ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत और यहाँ की जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है हमारे सामने है। यूँ तो या तो ये हो कि यहाँ पर कोई बहुत मजबूत हुकूमत आ जाए, जैसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, उसके पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। यहाँ ये सिस्टम को ही, ये जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसी को लपेट के यहाँ शायद अमेरिकन स्टाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जरूरत है, जहाँ कम से कम कोई स्टेबिलिटी तो हो। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवाल तो मैं छोड़ के चला गया था अपने तमाम पार्टिसिपेंट के साथ। सादिया, कुछ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि इस वक्त हमारे जहन में जो चैलेंज है वो है क्या? चैलेंज तो आपके जहन में ये था, आप कह रहे हैं कि जी ये कब से सियासत इसी तरीके की देख रहे हैं, लेकिन वही हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। आई थिंक बड़े मुफस्सिल अंदाज में हमारे गेस्ट ने भी बात की है कि ये बड़ा एक अलमिया है। अब इस में क्या करें जब तक आपके तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होंगे। एंड व्हेन आई से स्टेक होल्डर्स, दैट डज नॉट मीन ओनली पॉलिटिकल पार्टीज। तमाम लोगों को मिल के बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल मेस से जो हर कुछ अरसे के बाद क्रिएट हो जाता है, उससे कैसे हमेशा के लिए जान छुड़ानी है। बिकॉज दिस पॉलिटिकल मेस देन लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। हर कोई इस वक्त मुल्क में, आप देख लें, जिससे बात कर लें, लोग कारोबार छोड़ के बैठे हुए हैं, काम कोई करने को तैयार नहीं है।
कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई कहता है पहले इसका तहरीके अदम एतमाद का फैसला हो जाने दे, पता तो चल जाए कि भाई वजीर आजम रह रहा है, घर जा रहा है, क्या होगा, तभी उसके बाद देखेंगे। सो ये तमाम लोगों के काम ठप हैं। आपने इस तरीके से मुल्क की मईशत चलानी है, आपने इस तरीके से मुल्क को चलाना है, तो ये सोचना पड़ेगा सारों को। मेरी तो ये हम्बल सजेशन में 2 दिन से ये बात करती आ रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाल ये है कि तकरीबन 1 महीने से कोई फेडरल सेक्रेटरी किसी फाइल पे खास काम नहीं कर रहा। जी जी डॉक्टर साहब, एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए। मुझे यूँ लग रहा है कि ये सारा जो मेला सजाया गया था ये उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला का कंबल चुराने के लिए था, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो यानी बुज़दार साहब की कुर्बानी पे सब सही हो जाएगा। एक नई इंफॉर्मेशन दे दूँ डॉक्टर मुईद आपको, डॉक्टर मुईद एक इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको। अब आखिरी मौके पे यहाँ पे जाहिर है बोला है, लेकिन 3 आदमी आमिर लियाकत, नजीब हारून और शकूर शाद ये भी वोट नहीं देंगे, जो अभी तक आखिरी फैसला आया है। आगे कोई और चीज़ हो जाए, और असलम बोतानी को वज़ीर आज़म ने वज़ारत की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। ये मैंने आपको करेंगे वोटिंग प्रोसेस, वोट नहीं देने से क्या मतलब है? नजीब हारून सर, वोट नहीं देने का क्या मतलब? मसलन ये है कि हो सकता है ये तीनों वोट ना देने से क्या मतलब है? वोटिंग के दिन मौजूद ना हो, एब्सटेन करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, एब्सटेन करने का तो कोई फायदा नहीं। वो तो वोट अगर दें अपोजिशन को तो बात बनती है ना, अपोजिशन को वोट देंगे या वोट नहीं। मैं तो आपको एक इत्तला दे रहा हूँ, क्लियर नहीं है, बिकॉज़ तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स को तो अंदर जाना ही नहीं है। अब वो इन्फॉर्मेशन चल जी मैं नहीं सर, नहीं देखें, मैं तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, मैं आप तक ला रहा हूँ। आगे क्या होता है वो तो उस दिन पता चलेगा। सही। तो आप तो यही कह रहे हैं कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ये एब्सटेन करेंगे, क्या हमने आपको सही समझा है? ये कह रहे हैं कि जाएंगे नहीं उस दिन पार्लियामान में, और इस दिन तो लेके ही नहीं। मैं मज़हर अब्बास कह रहा हूँ कि का नाम ये हो चुकी है कि नजीब हारून साहब का, शकूर शाद साहब का और आमिर लियाकत साहब। ठीक, मज़हर अब्बास साहब, देखिए सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और असलम बोतानी साहब को वज़ीर आज़म ने ऑफर किया है वज़ारत की। और सर छोड़ दें इसको सर। मज़हर अब्बास साहब, भूतानी साहब हों या नजीब साहब हों या कासिम साहब हों या आसिम साहब हों या शाह साहब हों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत चल ही नहीं रही है। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल इस किस्म की सियासत से नज़र ही नहीं आ रहा। क्या ये मुल्क अपने लिए कोई बेहतर सियासी ढांचा ढूंढ सकता है? बिकॉज ये वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री ढांचा तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या हमें या तो कोई एक ऐसी पार्टी, क्योंकि यहाँ तो लग नहीं रहा कि कोई एक जमात जो है वो सारे मुल्क से अब कभी दोबारा अक्सरियत ले सकती है या एक विजिबल मेजॉरिटी भी ले सकती है। यहाँ तो जो भी आप इलेक्शन करेंगे उसमें इसी किस्म का चूचू का मुरब्बा ही बनेगा। मज़हर अब्बास साहब, मुझे साहब, मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, हाउ टू रिग एन इलेक्शन, और उसके शुरू में एक चीज लिखी हुई है, डेमोक्रेसी इज ग्रेट अनलेस इट कैन बी अंडरमाइंड, मैनिपुलेटेड एंड रिग्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएँ, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएँ, हमारे यहाँ ये सारे तजुर्बात हो चुके हैं, कर लें, ये तजुर्बा भी करके देख लें। सदारती इलेक्शन, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आप सदारती इलेक्शन की डिबेट, आपको आइन को ख़त्म करना पड़ेगा, एक नया आइन बनाना पड़ेगा। आपके यहाँ उस तरीके की नेशनल यूनिटी नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके या ख़त्म करके आप कोई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई एक नया आइन खड़ा कर दें। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो अप्रोच है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अप्रोच हो, पॉलिटिकल लीडर्स की अप्रोच हो, स्टेक होल्डर्स की अप्रोच हो, उस अप्रोच में हमने एक नेशनल यूनिटी जब तक हम एवॉल्व नहीं करेंगे, एक नेशनल यूनिटी जब एवॉल्व होगी तो आप एक सिस्टम की तरफ एग्री करेंगे, और सिस्टम बाय पार्टीजन होना चाहिए। सिस्टम में आपको, और उसमें उन स्टेक होल्डर्स में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं जो वोट देंगे, उनके बारे में आप क्या फैसला करेंगे। तो हमारे यहाँ सिस्टम का क्राइसिस जो है वो बेसिकली नेशनल क्राइसिस है। हमारे यहाँ एक नेशनल क्राइसिस हमेशा रहा है कि कौन सा सिस्टम हमें सूट करता है, किस सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए। हम पहले ये डिबेट तो करें, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें इसके हवाले से कि हमें जाना किस सिस्टम की तरफ चाहिए।
मैं एक थ्योरी दे देता हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दे देता हूँ, मैं कोई तीसरी थ्योरी ले आता हूँ, लेकिन जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी कामयाब है दुनिया में, जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी कामयाब है। इसलिए कामयाब है क्योंकि एक सिस्टम पे पूरी नेशनल कंसेंसस बनता है तो सिस्टम चलता है। दूसरा मदर साहब, ये लोग तो यही रहेंगे ना, अगर हम सदारती निज़ाम भी ले आए, अगर लोग यही होंगे, यही लोटे और यही ज़मीर फरोश, तो फिर वो भी नहीं चलेगा, उसका भी यही असर होगा। मैं बिल्कुल यही बात है, यही बात चलाने वालों पे न्याजी साहब, आपका आखिरी में हम पर्ल्स ऑफ विजडम ले लें, क्योंकि इन्हीं लोटों के साथ, इन्हीं टोकरों के साथ, इन्हीं लोटों के साथ, इन्हीं ज़मीर फरोशों के साथ कौन सा सिस्टम चल सकता है? हम बहुत ज्यादती करते हैं। एक किताब आई है, मैं से दो फिक्रों में बताऊंगा। ट्रेड मेमोयर्स शाहिद हामिद साहब की, उनके वालिद ब्रिगेडियर हामिद मिलिट्री सेक्रेटरी थे, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के भी और गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के भी। उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बुलाया, 7 जनरल अयूब साहब बैठे हैं, 7 जनरल सिकंदर मिर्जा बैठे हैं। उन्होंने कहा जी आप रिजाइन कर दें। उसने क्यों? उसने कहा जी आपसे हुकूमत नहीं चल रही। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो बानी पाकिस्तान है, उसने कहा नहीं करता हूं, उसको डिसमिस कर दिया। गालियां दे रहे हैं जी मोहम्मद अली बोगरा के साथ उस कैबिनेट में क्यों इस्तीफा दे दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में गए, मुनीर जो थे जस्टिस मुनीर, उन्होंने एंडोर्स कर दिया। मैं कहता हूं इतनी खुश कहां है आपकी दास्तान हरम। सियासतदान बड़े भाई है, भाई अब किया जाए, लेकिन वक्त खत्म हो गया। ये आपने बड़ा तकलीफदेह चैप्टर खोल दिया बिल्कुल आखिर में। वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपने देखी 92 न्यूज़ की। मोहित पिज़ा की तरफ से, सादिया अफजाल की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया इसे देखने का, और बाकी हमारे तमाम गेस्ट हफीजुल नियाज़ी साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब का, डॉक्टर दानिश का भी बहुत शुक्रिया आपने देखा। थैंक यू सो मच।